नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे बच्चों के बारे में और साथ ही ये भी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे कि एक ऐसी महिला हैं जो कि बच्चों के लिए लगातार काम कर रही हैं, कैसे काम कर रही हैं, क्या उनका मकसद है, ये तमाम बातचीत आज हम उन्हीं महिला से करेंगे। आपको बता दें कि बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए लगातार लव एंड केयर फाउंडेशन के लिए काम कर रही हैं। डायरेक्टर हैं रीमा मल्होत्रा जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। थैंक यू। रीमा जी, आपसे जानना चाहेंगे इस एनजीओ की शुरुआत कैसे हुई और बच्चे ही क्यों? देखिए, बच्चे ही देश का भविष्य हैं और इसी चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए काम करना शुरू किया कि अगर बच्चों की अगर एजुकेशन पे ध्यान दिया जाएगा तो अपने आप ही देश के विकास में वो काम कर पाएंगे हम लोग। जी, तो रीमा जी, बच्चों के लिए किस तरह से आप काम करते हैं? जो कारखानों में बच्चे काम करते हैं या सड़कों पर जो भीख मांगते हुए बच्चे नज़र आते हैं, उनके लिए काम करते हैं या थोड़ा सा वास्ट है जो आपका एरिया है? हाँ, हमारा एरिया उससे ज़्यादा वास्ट है क्योंकि हम लोग स्लम्स एरिया में या बीपीएल एरियाज़ में ही हमारे सेंटर्स हम खोले जाते हैं, जहाँ पर जो बच्चे बिल्कुल स्कूल नहीं जाते या जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते भी हैं उनको वहाँ पर हम फ्री एजुकेशन देते हैं, जिनके लिए इनफॉर्मल स्कूल्स हमने खोले होते हैं जहाँ पर उन बच्चों को पढ़ाई के अलावा उनका वोकेशनल ट्रेनिंग का ध्यान दिया जाता है, ताकि जो बच्चे हैं अपना आगे बढ़ के एक सेल्फ रिलायंट बन सकें और एक ना कि सिर्फ अपना बल्कि अपनी फैमिली के लिए भी कमा सकें और देश के लिए काम में आ सकें। जी, और ये जो आपका फाउंडेशन है, जो एनजीओ है, उसकी शुरुआत कैसे हुई? किस तरह से आपने सोचा कि इस फाउंडेशन की शुरुआत की जाए, बच्चों को जोड़ा जाए, उनके भविष्य के बारे में सोचा जाए? देखिए, इसके लिए हमारे नेशनल डायरेक्टर जो मिस्टर संजू दद्रू हैं, उन्होंने अपना करियर शुरू किया था SOS विलेज में काम करते हुए जी। और तभी ही उनके मन में एक विचार था कि वो एक अपना एनजीओ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो कुछ उन्होंने 15 साल उन्होंने स्पाइस में और डिफरेंट कंपनीज़ में काम किया। उसके बाद एक एनजीओ स्टार्ट करने के लिए उन्होंने प्लान बनाया। तो हम लोग भी, जैसे मैं भी एक एजुकेशन बैकग्राउंड को ही बिलोंग करती हूँ, मैं एक स्कूल में एज अ हेड मिस्ट्रेस मैंने काम किया हुआ है, तो हम लोग उनके साथ इस हिसाब से जुड़ गए और ये एक एनजीओ की शुरुआत हुई। शुरू में जब हमने एनजीओ शुरू किया तो हमारे पास ना ही कोई ऑफिस था, ना ही हमारे पास कोई फंड्स थे, तो बट फिर भी एक लगन था कि एक हमने अपना एनजीओ चलाना है जिसमें हमने बच्चों के लिए कुछ करना है। इसलिए हमने अपना एनजीओ में जितने सेंटर्स खोले, पहले स्लम एरिया में जाके ओपन सेंटर्स होते थे, हमारे पास कोई बिल्डिंग्स नहीं थी क्योंकि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे किराया, और आहिस्ता आहिस्ता शुरुआत होती गई और हम लोग बढ़ते गए। जी, कितना मुश्किल या कितना आसान होता है ऐसे बच्चों तक पहुंच बना पाना? क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि उनकी मनोस्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो किसी की बात को समझें या सुने। तो आप किस तरह से उनसे कांटेक्ट करते हैं, किस तरह से उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं और सही रास्ते पर लाने की या ऐसे रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं जो उनके भविष्य को तय करे? देखिए, उसके लिए एक सिर्फ सबसे पहले एक होता है एक ट्रस्ट बनाना बच्चों में। हम सेंटर में ही रहते हैं, सेंटर में जाकर जब हम उनके साथ डेली मिलते हैं, डेली उनके साथ इंटरेक्शन होता है, काउंसलिंग रेगुलर होती है, क्योंकि नेचुरली बच्चों का क्योंकि पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता, तो जो बच्चे हैं वो खेलने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो हमारा एक ये नज़रिया ये है कि अगर हम रेगुलर उनके साथ रहेंगे, उन्हीं की मतलब की चीज़ों से, उन्हीं के शौक़ से, उन्हीं के साथ उसी लेवल पे आके काम करेंगे, तो वो उनका इंटरेस्ट हमारी ओर काफ़ी बढ़ता है और वो आगे से आगे अपना रेगुलर आना शुरू हो जाते हैं। शुरू में मुश्किल आती है, बच्चे सेंटर में रेगुलर नहीं आते, लेकिन उनको कुछ मोरल बूस्टिंग के लिए उनको कुछ गिफ्ट्स देना, रेगुलर अटेंडेंस के लिए उनके लिए कुछ करना, तो ये सब से वो रेगुलर आना शुरू हो जाते हैं और इतने चेंजेस आते हैं कि खुद भी कभी हम देख के हैरान हो जाते हैं कि बच्चों ने किस लेवल से हम उनको किस लेवल तक ले आए हैं। एक लड़का है हमारे सेंटर में, अजय, वो बिल्कुल सेंटर में नहीं आता था, अगर आता था तो 10 मिनट भी नहीं बैठता था, सब टीचर्स भी परेशान रहते थे, लेकिन पिछले कुछ 4-5 महीने में अब उसमें इतना बदलाव आया है कि वो देख के लगता ही नहीं कि ये वही वाला बच्चा है, सारा टाइम आके क्लास में बैठता है। अब उसको भेजना पड़ता है, बेटा क्लास का टाइम ख़त्म हो गया, अब तुम घर जाओ। तो क्लासेस में किस तरह की एजुकेशन दी जाती है? क्लासेस हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन होता है। हमारा ये नहीं है कि अगर वो 7वीं क्लास में कोई बच्चा पढ़ता है तो उसको हमने उसी के हिसाब से कराना। हमारा ये है कि उसका बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स जो हैं, उसकी लैंग्वेज स्किल्स हैं, उनको इम्प्रूव किया जाता है। कंप्यूटर्स हैं हमारे सेंटर्स में, जिनमें जो हमारे शेल्टर्ड सेंटर्स हैं,
कंप्यूटर एजुकेशन उनको दिया जाता है, उनको डांसिंग कराया जाता है। हमारे बच्चे डिफरेंट स्कूल्स में या कॉरपोरेट्स में जाके परफॉर्म करते हैं, उनको पिकनिक्स पे, आउटिंग्स पे लेके जाते हैं ताकि उनको एक इंटरेस्ट बने और वो हमारे सेंटर के साथ जुड़े रहें। और कई बार आपने देखा होगा जब ऐसे बच्चों से डील करते हैं तो माता पिता की तरफ से, फैमिली की तरफ से भी दिक्कतें आती हैं, तो आपको भी ऐसी परेशानियों से दो चार होना होता होगा? बिल्कुल, उसके लिए हमारा ये है कि हम सैटरडेज को नॉर्मली फैमिली काउंसलिंग करते हैं, जिसमें हम मदर्स को अपने सेंटर में बुलाते हैं, उनको भी पढ़ाई के बारे में बच्चों के लिए इम्पोर्टेंस बताते हैं कि बच्चों का सेंटर में आना कितना इम्पॉर्टेंट है। और इसी तरह से उसका फ़ायदा ये होता है कि खाली ना सिर्फ बच्चे लेकिन मदर्स भी हमारे साथ सेंटर में जुड़ जाती हैं। तो आपकी भूमिका क्या रहती है, क्योंकि आपकी भूमिका, आप डायरेक्टर हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहती होगी, तो आप किस तरह से इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरह से समझाते हैं माता पिता को कि उनके बच्चों के भविष्य के लिए बेहद ज़रूरी है? और दूसरा सवाल थोड़ा सा पर्सनल सवाल रहेगा, आपने किस तरह से विचार किया कि बच्चों के लिए ही काम करना है? क्या आपके लिए ये मुश्किल था फैसला लेना या आसान था? आपका फैमिली सपोर्ट जो है वो कितना था इसके पीछे? ये बिल्कुल मुश्किल नहीं था मेरे लिए, बिकॉज मेरे को फैमिली सपोर्ट पूरा था। और सिंस मैंने भी, आई एम फ्रॉम एजुकेशन बैकग्राउंड ओनली, मैंने स्कूल्स में भी पहले स्कूल में टीच किया, फिर एक स्कूल को हेड ऑन किया, तो फिर उसके बाद मुझे ये लगता था कि अब बच्चे मेरे अपने सेटल हो गए हैं, अब मेरे पास टाइम है कि कुछ मैं उन बच्चों के लिए करूं जिनको इतना फैसिलिटीज़ और जिनके पास इतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो इसीलिए मेरा विचार एक ये था कि मुझे एक NGO से जुड़ना चाहिए। और आपके बच्चों का कितना सपोर्ट रहा? क्योंकि कई बार ये बच्चे महसूस करने लगते हैं कि अगर वर्किंग मॉम है तो समय नहीं मिल पाता, इस तरह की शिकायत होती है, तो बच्चों को कभी समझाने की कोशिश की, नहीं, करनी पड़ी या वो खुद समझ गए? हाँ, बच्चे मेरे जो थे वो दे न्यू, मैं पहले, क्योंकि पहले से ही काम करती थी, तो इसलिए बच्चों को ऐसा कुछ नहीं था। फॉर देम, फॉर मी, फ्रॉम स्कूल टू शिफ्टिंग टू NGO वाज नॉट अ प्रॉब्लम। चलिए, ग्रेट। और चलिए इसी के साथ यहाँ रुकना होगा एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन लगातार आप हमारे साथ मौजूद रहें। हमारे साथ रीमा मल्होत्रा जी बनी हुई हैं, एक ऐसी महिला है जो कि घर बार को भी संभालती हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि बच्चों को भी संभालती हैं, और साथ ही साथ इस फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई हैं। लव केयर फाउंडेशन जो है उनकी डायरेक्टर हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, बच्चों को समझाती हैं, माता पिताओं को समझाती हैं, और साथ ही साथ समाज के प्रति जो योगदान है उसमें पूरी तरह से अपना सहयोग देने की वो कोशिश करती हैं। और चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे ये खास कार्यक्रम। रीमा मल्होत्रा जी लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। एक ऐसी महिला जो घर और काम दोनों को संभाल रही हैं, एक ऐसे NGO की डायरेक्टर हैं जो कि बच्चों के लिए लगातार काम कर रहा है। रीमा जी, ब्रेक के दौरान भी हम बातचीत कर रहे थे, तो मैंने आपसे पूछा था कि क्या बच्चों को यहाँ पर रखा जाता है जो आपके सेंटर्स हैं, या बच्चों को एजुकेशन वहाँ पर आप देते हैं? नहीं, हमारे पास हॉस्टल्स नहीं है। हमारे पास जो बच्चे आते हैं, हमारे डे स्कूलिंग ही होता है। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं हमारे, जिसमें हम जो टीनेजर्स बच्चे हैं जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उनको कंप्यूटर कोर्सेज कराए जाते हैं, टेलरिंग कोर्सेज हैं, ब्यूटिशियन कोर्सेज हैं, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्सेज हैं, ताकि वो अपने लिए एक समाज में अपना स्थान बना सकें और अपना जो ये विशियस सर्कल है पॉवर्टी का, उससे वो बाहर निकल सकें। जी, ऐसे कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर आपके ये सेंटर्स चलते हैं? हमारे सेंटर्स दिल्ली में जो हैं, दिल्ली में सेंटर्स हमारा सीमापुरी में है, कल्याणपुरी में है, कालका जी में हमारा सेंटर है, और दिल्ली से बाहर भी हमारे काफ़ी सेंटर्स हैं। हमारा भिवाड़ी में एक सेंटर है जो हमें HVCC कंपनी है, वो स्पॉन्सर हमारा वो सेंटर करते हैं। इस तरह से कॉरपोरेट्स भी हमारे सेंटर सपोर्ट करते हैं। कुल्लू में हमारा एक सेंटर है, जम्मू में है। अभी जिस तरह से ये जम्मू कश्मीर में जो फ्लड्स आए हैं, उसके लिए हमारा NGO ने काफ़ी काम किया है। वहाँ पर जम्मू कश्मीर में जगह जगह हमने हेल्थ कैंप्स भी लगाए हैं। अबाउट 25,000 kg ऑफ फूड मटेरियल हमने वहाँ ड्रॉप करवाया है। 4200 ब्लैंकेट्स हमने वहाँ पहुँचाए हैं, जो हमारे वहाँ पर लोगों के लिए सब हो रहा है। उधमपुर के पास एक पंजेर विलेज है, जिसका आपने शायद न्यूज़ में भी काफ़ी सुना होगा कि वो विलेज में जो लैंडस्लाइड से काफ़ी घर उनके ख़राब हो गए थे। उनके लिए 85 हम लोग वहाँ पर हटमेंट्स, टेम्परेरी हटमेंट्स बना रहे हैं।
तो ये सब काम जो है खाली एजुकेशन का नहीं, हमारा इस तरह से डिफरेंट फील्ड्स में हमारा काम होता है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम लोग काफ़ी काम करते हैं, जिसमें जो लेडीज़ हैं घरों में बैठे हुए, ताकि उनके एक इनकम में कुछ वो इंक्रीज़ हो सके। दूसरा हमारा HIV अवेयरनेस पे हम काम करते हैं। हेल्थ, उसके लिए हमारे डिफरेंट जगह पे हम लोग हेल्थ कैंप्स टाइम टू टाइम लगवाते हैं। कैंसर जागरूकता के लिए भी आपके द्वारा काम किया जाता है? हमारा कैंसर जागरूकता का भी हमारा काम किया जाता है, HIV अवेयरनेस के लिए काम किया जाता है। कितना सपोर्ट मिलता है जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं या जो इंडिया में भी कंपनीज हैं, उनका कितना सपोर्ट आपके NGO को मिल पाता है? क्या कंपनियां खुद अपनी तरफ से आगे आती हैं कि हम आपकी कुछ हेल्प करना चाहते हैं, या सरकार की तरफ से भी कोई हेल्प मिल पाती? देखिए, हमारा जो NGO है ये अभी 3 फाइनेंशियल ईयर्स अभी हमने कंप्लीट नहीं किए हैं, इसलिए गवर्नमेंट फंडिंग हमारे पास बिल्कुल नहीं है। जब हमने NGO स्टार्ट किया था तो पर्सनल और फ्रेंड्स के फंडिंग, वेल विशर्स ही जो हमें देते थे, या काइंड में हमने सबसे हमेशा लिया। अब 1-1.5 साल से, क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है, सब कुछ ATG सर्टिफिकेशन है हमारे पास, उसके बाद हमने कॉरपोरेट्स को अप्रोच करना शुरू किया है और बहुत ही अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है। कॉरपोरेट्स आगे आके, जैसे मैंने अभी आपको बताया, HVCC ने हमारा एक पूरा सेंटर स्पॉन्सर किया हुआ है और उन्होंने कुछ कंप्यूटर्स हमारे दूसरे सेंटर्स के लिए भी हमें तो ऑल ओवर इंडिया आपकी जो ब्रांचेस हैं या जो आपके सेंटर्स हैं, वो खोलने का कोई प्लान फ्यूचर? बिल्कुल प्लान है। कंसेंट्रिक्स है एक कंपनी जो है, वो हमारे को सारा ये जो इसमें हमने जम्मू कश्मीर में फ्लड्स के लिए उनका हमें खूब सपोर्ट मिल रहा है, उन्हीं की सपोर्ट से हम लोग ये सारा मटेरियल्स जो हैं पहुंचाते हैं। जश्न साई ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग हमारा काफ़ी हेल्प करते हैं हमारे बच्चों को। वाकई में बच्चों की बेहतरी के लिए लगातार काम किया जा रहा है। बच्चों के भविष्य को किस तरह से और बेहतर किया जा सके, इसके लिए रीमा मल्होत्रा जी लगातार काम कर रही हैं और भी बातचीत उनसे हम करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम, जहां पर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं रीमा मल्होत्रा जी से। और जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, लव केयर फाउंडेशन की डायरेक्टर हैं रीमा जी। रीमा जी, फेस टू फेस एक प्रोजेक्ट है आपका, उसके बारे में कुछ जानकारी आप देना चाहेंगी? फेस टू फेस हमारा एक प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारा मकसद ये है कि हम प्रिविलेज्ड और अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को एक प्लेटफॉर्म में लेके आएँ, जिसके लिए हम जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके साथ हमारा टाई अप हम करते हैं, ताकि वो बच्चे जो हैं, जो स्कूल्स के बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल्स के, वो हमारे सेंटर्स में आते हैं, हमारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, या उनके फंक्शंस कुछ होते हैं तो हमारे बच्चे उनके फंक्शंस में जाके परफॉर्मेंसेस करते हैं। उससे एक तो ब्रिज गैप हम करना चाहते हैं प्रिविलेज्ड और अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों का। उससे प्रिविलेज्ड बच्चों को ये फ़ायदा होता है कि वो एक तो वो रियलाइज़ करते हैं दैट दे आर बीइंग ब्लेस्ड बाय द गॉड एंड दे शुड बिकम अ ब्लेसिंग फॉर समबडी एल्स जी। और दूसरा, उनको एक अवेयरनेस होता है कि जिन बच्चों को देख के कभी वो सड़क पे जाते हुए नाक मुंह बनाते हैं, तो उनको जब आके वो उनके साथ मिलते हैं तो उनको ये लगता है कि उन बच्चों के भी सिमिलर ड्रीम्स हैं, वो भी बड़े होके वही बनना चाहते हैं। ये जो इन लोग बच्चों की इच्छाएं हैं, वो उनके साथ अपनी चीज़ें शेयर करना सीखते हैं, और एक जो है दोस्ती की भावना जो उनमें वो डिसेबल जो बच्चे हैं उनके लिए भी आप काम करते हैं? हमारे पास अभी ये जो काम डिसेबल्ड बच्चों का हमारा एक सेंटर में है हमारे साथ, लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास इतना फंडिंग नहीं है, तो हमारे पास जितने डिसेबल्ड बच्चों का वो है, वो उनके पेरेंट्स ही उनको अफोर्ड करते हैं, फ़ीस जो है उनकी लिया जाता है। अभी हमारा एयरटेल मैराथन में भी हमारा इस पर हम जो रन कर रहे हैं, उसमें हमारा कैंपेन यही है कि हम लोग फंड्स जो इकट्ठे करेंगे, उसके लिए हम सेंटर जो अपना खोलेंगे, उसमें जो बच्चे आएंगे, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे आएंगे, ताकि उनको बिना फीस चार्ज किए उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि वो भी अपना एक सोसाइटी में अपनी एक जगह बना। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके इस पूरे NGO को लेकर? क्योंकि जब आप कोई नोबल कॉज को लेकर आगे बढ़ते हैं तो हर व्यक्ति ये सोचता है कि बड़े लेवल पर किया जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए और जोड़ा जाए। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान्स एक यही है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया हम अपने सेंटर्स बनाना चाहते हैं, और जो हमारे अभी तक जितने एग्जिस्टिंग सेंटर्स हैं, ज़्यादातर सेंटर्स हमारे बिल्कुल ओपन स्लम्स में होते हैं। हम चाहते हैं कि उन सब सेंटर्स को हम अपना अंडर शेल्टर्ड सेंटर करें, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही बच्चों को हम उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे सकें, ताकि उन बच्चों को एक पूरा एक होल ह्यूमन बीइंग हम बना सकें। जी, जिस तरह
से लगातार हिंदुस्तान की आबादी बढ़ती जा रही है और जिस तरह से एजुकेशन को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, आप जो ये एनजीओज होते हैं इनकी भूमिका को किस प्रकार से देखते हैं? क्या ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? क्योंकि कई एनजीओज ऐसी होती हैं जो कि बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए काम करती हैं, तो इनकी भूमिका जो समाज में है उसे आप किस प्रकार से देखती हैं? देखिए, एनजीओ इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि जितने बच्चे जो हैं स्कूल्स में जो है एक लिमिटेड टाइम तक रहते हैं, टीचर्स उनको इतना इंडिविजुअल अटेंशन हर स्कूल में नहीं दी जाती है। तो हमारे एनजीओ में एक ये एडवांटेज होता है कि हर बच्चे को एक इंडिविजुअल अटेंशन दिया जाता है, साथ में रेगुलर फैमिली काउंसलिंग प्रोग्राम से जो है पेरेंट्स को एक एजुकेशन की एक इम्पॉर्टेंस बताने से उनका जो है जो नज़रिया बदलता है, और दूसरा बच्चों का पढ़ाई के जो है इंटरेस्ट उसमें हमें जी, वाकई में कहा भी जाता है कि अगर जागरूकता आ जाती है तो अपने आप में ही काफ़ी बदलाव आ सकते हैं समाज में और व्यक्ति के अंदर भी। वाकई में रीमा जी, जिस तरह से काम किया जा रहा है और जिस तरह से ख़ास तौर से बच्चों के लिए काम किया जा रहा है, वाकई में काबिल तारीफ़ है। आप हमारे इस कार्यक्रम में आई, हमसे बातचीत की, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।